इस एपिसोड की शुरुआत में हम एडवेंचर गिल्ड को देखते हैं। सुबह सुबह एलिस और मॉलिन दोनों ही एडवेंचर गिल्ड के लिए निकल जाते हैं। मॉलिन टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा होता है। उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभियान में न केवल जीत हासिल हुई है बल्कि राजकुमार कोवरफील्ड को भी पकड़ लिया गया है और राजकुमार पूरी तरह से पागल हो गए हैं और यह स्पष्ट है कि वह अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस खबर के बारे में मन ही मन सोचते हुए मॉलिन कहता है, कोवरफील्ड सच में एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। मेरा कहने का ये मतलब है कि नर्क की शक्तिशाली सेना के साथ वह किसी भी देश को बड़ी आसानी से हरा सकता था, पर उसकी बुरी किस्मत वो मुझसे टकरा गया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह आदमी सच में एक अशुभ है। मॉलिन मन ही मन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी पास में ही रखे क्रिस्टल बॉल में लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाती है। उस क्रिस्टल को देखते हुए एलिस कहती है, ऐसा लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉलिन भी उस क्रिस्टल बॉल में लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है। किले की बड़ी दीवार पर वही जिंदा बचा हुआ रेडबर्ड नाइट खड़ा होता है और वो नीचे खड़े हुए लोगों को देखते हुए तेज आवाज के साथ कहता है, मेरे अलावा अभियान में शामिल होने वाले सभी एडवेंचरर्स की मृत्यु हो गई। जिसने उन सभी शैतानों को मारा वो एंजेलिन का मास्टर सॉर्समैन था। जिन लोगों ने पूरे रेडबर्ड नाइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया वह भी उसके द्वारा पराजित हो गए। अंत में उसने पूरी की पूरी नर्क की शक्तिशाली सेना को एक ही सेकंड में हरा दिया। इसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ। वह दिखने में बहुत भयानक था। हर किसी ने देखा कि राजकुमार कोवरफील्ड पागल हो गया और मुझे लगता है कि उसे होना भी चाहिए था, क्योंकि वो एंजेलिन के मास्टर सॉर्समैन की शक्तियों से बहुत ज़्यादा डर गया था। और एंजेलिन का मास्टर सॉर्समैन वही नायक है जिसने हमारे देश को बचाया। उस नाइट की बातों को सुनने के बाद सभी टाउन वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उनमें से एक आदमी कहता है वो हमारा हीरो बनने का हकदार है। इसके बाद पास ही खड़ी हुई एक लड़की कहती है, मैं उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। इतना कहकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं, एंजेलिन सॉर्समैन की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक एंजेलिन सॉर्समैन का नाम रहेगा। एंजेलिन सॉर्समैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने सामने हो रही नौटंकी को देखकर एलिस और मॉलिन को हैरानी के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनके सामने क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय किले के अंदर एक नाइट बड़ी गंभीरता के साथ उसके सामने खड़ी लेडी नाइट से कहता है, लेडी मैकफील्ड, हम मैजेस्टी की मजबूत तलवारें हैं। अगर हमारी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है तो यह हमारे क्वीन के सम्मान के लिए अच्छा नहीं होगा। उस नाइट की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड उस नाइट से बहुत ही गुस्से में कहती हैं, बस तुम पहले ही हमारे लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी कर चुके हो। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की रिपोर्ट रानी को दूंगी। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद पहले तो वो नाइट थोड़ा डर जाता है, फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लेडी मैकफील्ड उस जिंदा बचे हुए नाइट के पास जाती हैं और उससे कहती है, तुम ठीक हो ना? लेडी मैकफील्ड को उसका हालचाल पूछते हुए देखकर वो जिंदा बचा हुआ नाइट कहता है, थैंक यू लेडी मैकफील्ड, मैं ठीक हूँ। इसके बाद लेडी मैकफील्ड किले की दीवार पर चली जाती हैं और सभी लोगों को देखते हुए अपने रौबदार आवाज़ में ज़ोर से कहती हैं, मैं लेडी मैकफील्ड हूँ और मैं रेडबर्ड नाइट की मुख्य प्रतिनिधि हूँ। फ्रैंकली द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। हाल के अभियान के संबंध में मैं रेडबर्ड नाइट की ओर से एंजेलिन के सॉर्समैन के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन कोई ऐसा है जो अपनी पहचान को सार्वजनिक करने से डरता है। क्या वास्तव में हमारे भरोसे के लायक है? लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉलिन एलिस से पूछता है, यह कौन है? तभी लेडी मैकफील्ड अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, मैं पूछती हूँ कि हर कोई रेडबर्ड नाइट पर विश्वास करता है, क्योंकि हम अपने कार्यों के माध्यम से ब्रिटेन के रक्षक होने के अपने दृढ़ संकल्प को साबित करते हैं। और साथ ही मेरे पास शॉर्ट मास्टर के लिए एक संदेश है। इतना कहते ही लेडी मैकफील्ड अपनी मुट्ठी को जोर से गुस्से से कस लेती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम एक वांछित अपराधी हो और ग्रेट ब्रिटेन और उसके नागरिकों की ओर से मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉलिन पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, मैं तुम्हें मुझे पकड़ने की कोशिश करते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद लेडी मैकफील्ड बड़ी गंभीरता के साथ कहती है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो।
मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो क्रिस्टल बॉल बंद हो जाता है। उस क्रिस्टल बॉल को अचानक बंद होते हुए देखकर एलिस उस क्रिस्टल बॉल को पीटते हुए कहती है, यह चल क्यों नहीं रहा, क्या यह खराब हो गया है। उस क्रिस्टल बॉल को खराब होते हुए देखकर मर्लिन एलिस की टांग खींचते हुए कहता है, क्या तुमने इस क्रिस्टल बॉल को किसी से सेकंड हैंड में लिया। अभी मर्लिन एलिस को चिढ़ा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हॉब्स आ जाता है और मर्लिन और एलिस को वहाँ पर देखकर कहता है, तो तुम दोनों यहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा समय हो गया है तुम दोनों से मिले हुए। इतना कहते ही हॉब्स मर्लिन को एलिस से दूर ले जाते हुए उससे कहता है, मर्लिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। तुम्हारे सर पे डिवोर्स का खतरा मंडरा रहा है। एलिस तुम्हें डिवोर्स दे सकती है। एक तरफ तो हॉब्स मर्लिन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एलिस अभी भी क्रिस्टल बॉल को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद मर्लिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो हॉब्स से पूछता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद हॉब्स मर्लिन को अपनी बातें समझाते हुए कहता है, लुगिया ने मुझे बताया कि एलिस के दिल में एल्जिन के मास्टर सॉसमैन के लिए कुछ भावनाएं हैं, तो तुम अपने आप को कैसे संभालोगे। इसके आधार पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारे पास नेशनल आइडल के खिलाफ खड़े रहने का मौका नहीं है। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हॉब्स से कहता है, मैं वास्तव में इस तलवारबाज की परवाह नहीं करता। मर्लिन और हॉब्स को आपस में खुसर पुसर करते हुए देख एलिस उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो। एलिस के सवाल को सुनने के बाद हॉब्स एलिस से कहता है, कुछ नहीं, हम दोनों तो बस यूं ही बात कर रहे थे। तभी मर्लिन एलिस से कहता है, मैं उसे बता रहा था कि तुमने आज सुबह मुझे अपने बेड से कैसे लात मारकर गिराया। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस बहुत शर्मा जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए मर्लिन से कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम आधी रात को मेरे बिस्तर में घुस गए थे, तुम बहुत खराब हो। एलिस अभी मर्लिन पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी उन लोगों को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उन लोग कुछ आवाज़ की तरफ देखते हैं तो नीचे गुलदस्ता पड़ा हुआ होता है और ये गुलदस्ता आर्नोल्ड के हाथों से गिरा होता है, क्योंकि वो मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एकदम शौक में होता है और मर्लिन की बात सुनने के बाद वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता है, मैं कभी भी फिर से प्यार में नहीं पड़ूंगा। आर्नोल्ड को वहाँ से भागते हुए देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद एलिस को कुछ याद आता है तो वो मर्लिन से कहती है, अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने शर्ली से वादा किया था कि आज उसके लिए खाना मैं बनाऊंगी और तुम मर्लिन जाओ देखो क्या हमारे लिए कोई उपयुक्त नौकरी है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।